आज के लेक्चर में हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देखें। इसमें हम जीपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग, अप स्ट्रीमिंग और वायर और वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर में क्या फ़र्क है, राउटर्स, हब और स्विच में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो मैं आपको दिखा दूं। पहले लैन वैन मैन डिस्कस करेंगे। ये कम्युनिकेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनकी स्पीड्स, केबल, डीएसएल, इनकी स्पीड्स में कितना डिफरेंस है ये हम डिस्कस करेंगे। टीएसएल जो आम अब बड़ी कॉमन यूज़ हो रही है, पीटीसीएल वाले भी अब डीएसएल कनेक्शन ही प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडेम, राउटर, स्विचेस, इन सब के बारे में, इनकी स्पीड भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक में क्या फ़र्क है ये डिस्कस करेंगे। ये टोटल हमारा चैप्टर का ओवरव्यू है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हब, स्विच और राउटर में फ़र्क। हब, स्विच और राउटर में फ़र्क। ये डिवाइस थोड़ा सा स्लाइड्स इसकी आई थिंक सो कि इसको जाना चाहिए यहाँ पे, इसको हम एडजस्ट कर लेते, ठीक है, ये यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हब, स्विच और राउटर में फ़र्क डिस्कस करेंगे। बेसिकली हब और स्विच बड़ा क्लोज हैं एक दूसरे के, और राउटर का काम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले हम ऐसा करते हैं, हब और स्विच को सेम चीज़ समझते हैं और राउटर के साथ इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। राउटर बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होता है और इंटेलिजेंट डिवाइस है। सम स्विचेस भी इंटेलिजेंट डिवाइस कहलाते हैं, लेकिन राउटर की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो स्विच से डिफरेंट है। यानी आप इन शॉर्ट ये नहीं कह सकते कि राउटर जो है वो इंटेलिजेंट है और स्विच इंटेलिजेंट नहीं है। स्विचेस भी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, राउटर जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। आप अगर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले तो एक कंप्यूटर लैब है, उस लैब में 25 कंप्यूटर्स को आपस में आपने कनेक्ट करना है, तो आप स्विच या हब से करेंगे। और इसी तरह दो लैब्स, एक आईटी की लैब है और एक निटिंग की लैब है, इन दोनों लैब्स को आपस में अगर कनेक्ट करना है तो वो राउटर से करेंगे। यानी दो लोकल लैब्स को आपस में कनेक्ट करना है तो दरमियान में राउटर, और एक लैब के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो या तो स्विच यूज़ होगा या हब। अब देखिए, ये एक एग्जांपल आपके सामने, ये समझ लें निटिंग की लैब है जिसमें 4 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, ये इसके दरमियान में स्विच लगा हुआ है। और इसको जब हमने बाहर की दुनिया से कनेक्ट करना है, बाहर की दुनिया से मुराद आईटी की लैब भी हो सकती है और इंटरनेट की दुनिया भी हो सकती है, तो आप यहाँ से इस राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे और ये बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो जाएगा। अगली देखिए, इसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये भी राउटर है, ये भी राउटर है, ये भी राउटर है और ये भी और ये भी। इसमें 5 राउटर लगे हुए हैं, 4 लैब्स हैं। ये देखिए, ये एक लैब, एक स्विच, ये एक लैब, ये एक स्विच, ये एक लैब, ये एक स्विच, ये एक लैब, ये एक स्विच। ये कलर्स के साथ समझाने की कोशिश की गई है। ये रेड कलर में एक लैब है, इसी तरह ये ग्रीन, ब्लू और ये येलो कलर में, ये 4 लैब्स हैं। इन चारों लैब्स के लिए एक एक राउटर, और उसके बाद इन चारों राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए दरमियान में एक और राउटर। तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें आपको स्विच और राउटर के रिलेशन की समझ आ गई होगी। अब हम हब और स्विच के बारे में डिफरेंस पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हब इज़ नॉट इंटेलिजेंट बट स्विच इज़ इंटेलिजेंट, क्योंकि हब बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं होती। हब क्या करती है, आप हब में जब कोई डेटा पोस्ट करते हैं तो हब उस सारे डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देती है। ये देखिए लिखा, ब्रॉडकास्ट डेटा बट स्विच सेंड डेटा टू डिवाइस नीडेड। बेसिकली स्विच के पास एक टेबल होता है, उस टेबल के अंदर तमाम डिवाइसेस के, लाइक ये देखें, ये पिक्चर देखें, अगर ये स्विच है तो इसके पास एक टेबल बना होगा, इसके अंदर एक टेबल बनता है, उसके पास सारे कंप्यूटर्स के मैक एड्रेसेस होते हैं। इस कंप्यूटर ने इसको डेटा भेजना है तो ये स्विच को भेजेगा, स्विच के पास मैक एड्रेस होगा, इसको स्विच को बताया जाएगा कि इस मैक एड्रेस पे डेटा भेज दो, तो स्विच सिर्फ इसी को डेटा भेजेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हब होती तो इस कंप्यूटर ने इसको डेटा भेजना होता तो हब ने सबको ब्रॉडकास्ट कर देना था,
ये अलग बात है कि एक्सेप्ट सिर्फ इसी कंप्यूटर ने करना था, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह होती है कि जिस कंप्यूटर का डेटा होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन आप देखें कि इससे बैंडविड्थ यूज़ हो रही है, ज़ाया हो रही है, वक्त का ज़ाया हो रहा है, बिला वजह की एक एक्टिविटी है कि आपके पास डेटा है और आप ब्रॉडकास्ट करें। नहीं, जिसका डाटा उसी को भेजें ताकि वक्त भी बचे और बैंडविड्थ भी बचे। तो ये स्विच और हब में फ़र्क और राउटर मैंने आपको बता दिया। ये कार्ड आपने ये देखिए, यहाँ से इस पोर्ट से आपको समझ आएगा। हर कंप्यूटर में ये कार्ड लगा होता है, इसको लैन कार्ड बोलते हैं। आम तौर पे हम इसको ईथरनेट भी बोल देते हैं। तो अब आप देखें एक और चीज़, इधर आ जाएं, ये लैब है, ये लैब, ये एक केबल जो यहाँ से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है और यहाँ से स्विच के साथ या हब के साथ कनेक्ट है। तो ये केबल कंप्यूटर में यानी सीपीयू में या सिस्टम में जिस जगह जाके लगती है, जिस जगह जाके इंजेक्ट होती है, वो बेसिकली लैन कार्ड होता है। वो ये होता है। ये देखिए, अगर लैन कार्ड आपके कंप्यूटर में ना हो तो आपको ये जगह ही ना मिले जहाँ पे केबल इंसर्ट होनी है। तो समझ लें, अगर आपके कंप्यूटर में आपको केबल इंसर्ट करने की जगह नहीं मिल रही बिल फर्ज, तो आप समझें आपके कंप्यूटर में लैन कार्ड नहीं लगा हुआ, आपको लैन कार्ड ख़रीदना पड़ेगा। अपने सिस्टम की किसी स्लॉट पे जाके, ये देखिए जगह बनी है, स्लॉट पे जाके उसको इंसर्ट करेंगे तो फिर आपके कंप्यूटर में कनेक्शन आ जाएगा लैन का। अब चले, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है जीपीएस। जीपीएस के बारे में एक बात पहले समझ लें कि हमारे पास जो इस वक्त कंप्यूटर्स, जो मोबाइल्स हैं, उन सब में जीपीएस डिटेक्टर लगा होता है। लेकिन जीपीएस डिटेक्टर हमारे मोबाइल्स में डायरेक्ट उस तरह से काम नहीं करता। अगर ये जीपीएस डिटेक्टर डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो तो ये 10 से 15 मिनट तकरीबन ले लेगा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। लाइक आपके पास मोबाइल है आईफोन, अब आप चाह रहे हैं कि जीपीएस के ज़रिए आप ये मालूम करें कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। तो अगर आपके पास इंटरनेट ना हो, अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है, आप बूस्टर के साथ कनेक्ट नहीं है और मोबाइल कंपनी की वो फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं कर रहे, गूगल मैप्स की फैसिलिटी यूज़ नहीं कर रहे, और टोटली आज़ाद हो के आप कहते हैं जी मैं जीपीएस से कनेक्ट होऊंगा और अपना कोई एल्गोरिथम यूज़ करते हुए ये मालूम करने की कोशिश करूंगा कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, तो आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि लोकेशन डिटेक्ट करना इतना इजी टास्क नहीं होता। ये अलग बात है कि सैटेलाइट्स के साथ जो हमारी डिवाइस की डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है वो लाइट की स्पीड से होती है, बहुत फास्ट होती है, बड़ी तेज़ी से सैटेलाइट्स जो है वो सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, और हमारी डिवाइसेस जो जीपीएस को सपोर्ट करती हैं वो बड़ी तेज़ी से उसको एब्ज़ॉर्व कर रही होती है। तो ये इसकी फ़िलासफ़ी है। लेकिन चूँकि हम हमारे मोबाइल्स में सिम है और सिम हमारी हर वक्त बूस्टर के साथ कनेक्ट होती है, चाहे हमारे मोबाइल में नेट चल रहा हो या ना चल रहा हो, हमारी सिम जो है वो मोबाइल के बूस्टर के साथ, जिसको आप सेलुलर नेटवर्क, सेलुलर एंटीना बोल सकते हैं, उसके साथ हर वक्त कनेक्ट होती है। वो जो बूस्टर है या जो सेलुलर नेटवर्क है, जो वो बेसिकली हमारी आसानी के लिए हमसे पहले ही बहुत से वर्किंग जो उसे जीपीएस लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए करनी होती है वो करके ऑलरेडी उसके पास मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम जब सिम की मदद से और इंटरनेट की मदद से लोकेशन सर्विसेज को ऑन करके जब हम अपनी लोकेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा विद इन सम सेकंड, या आप कह सकते हैं कि 1 सेकंड में या 2 सेकंड्स में आप मालूम कर लेते हैं कि आप इस वक्त किस जगह पे हैं। तो ये बेसिकली आपकी सिम बूस्टर से कनेक्ट है, बूस्टर जो है वो सैटेलाइट से कनेक्ट है और मुस्तकिल अपडेशन चल रही है। बूस्टर के साथ जो सैटेलाइट की कम्युनिकेशन वो मुसलसल चल रही होती है और बूस्टर्स की आपस में कम्युनिकेशन भी चल रही होती है। तो इसकी मदद से हम जो है जीपीएस की मदद से जल्दी वो कैलकुलेट कर लें। अब आप देखें जो गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगे होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इस पे थोड़ा सा आप खुद स्टडी करें, देखिए बगैर इंटरनेट के गाड़ियों में मौजूद जो सिस्टम है वो चल रहे होते हैं। हाँ, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो जीपीएस से कनेक्ट आप हो सकते हैं, लेकिन सिम का होना ज़रूरी है। तो सम हो, सिम के बगैर भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आपके मोबाइल में सिम होना ज़रूरी है ताकि आप अपने नेटवर्क के साथ तो कनेक्ट हो। उसके बाद फिर आप जीपीएस से कनेक्ट हो सकते हैं और बड़ी आसानी से लोकेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक डायग्राम देखें, इससे थोड़ा सा आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। ये सैटेलाइट्स हैं। एक और चीज़ देख लें, सैटेलाइट कोई 30-32 सैटेलाइट्स हैं जो इस वक्त मूव कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ऑर्बिट्स में।
और जब आपकी डिवाइस की लोकेशन फाइनलाइज होती है ना, तो वो एटलीस्ट 3 सैटेलाइट से जब आप कनेक्ट हो जाते हैं और एक ख़ास पॉइंट पे जाके वो तीनों सैटेलाइट्स का जो मदार है वो एक ख़ास नुक्ते पे जब मिल जाता है, तो वो बेसिकली आपकी लोकेशन होती है। अगर 3 सैटेलाइट ना हो, कम हो, तो फिर कन्फ्लिक्ट आएगा कि आप एग्जैक्ट किस जगह पे हो, वो गलत इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट होगी। एक सैटेलाइट आपकी लोकेशन को सही नहीं बता सकता, एटलीस्ट 3। वैसे आमतौर पे 5 से 8 सैटेलाइट मिल के ये काम कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, ये डिश एंटीना का भी देख लें, जो घरों में डिश लगे होते हैं, ये जेन में रखी गई, डायरेक्ट जो है सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ये देखें, ये गाड़ियों का बेसिकली गाड़ियों का ही ट्रैकिंग सिस्टम है। ये आपके सामने गाड़ी है, ये ट्रैकिंग सिस्टम है। तो ये डायरेक्ट जो है सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करता है। अब घड़ियों में, मोबाइलों में बड़ी कॉमन सी चीज़ है, एक सस्ती डिवाइस है जीपीएस ट्रैकिंग जो है, वो इतनी महंगी डिवाइस नहीं होती। बाकी काम आपकी अपनी फंक्शनैलिटी होती है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं। माइक्रोवेव यानी कि ये जो वेव्स हैं जिनकी हमने भी बात की, जो मैं कह रहा था कि लाइट की स्पीड से मूव कर रही हैं, और यानी ये शुआएँ जो हैं इनको माइक्रोवेव्स कहा जाता है। ये बेसिकली रेडियो वेव्स हैं, और ये वही रेडियो वेव्स हैं जो रेडियो चैनल्स वाली वेव है। अब ये आप ये देखें कि ये बूस्टर आपने अक्सर देखे होंगे, जो रेडियो स्टेशंस होते हैं उनमें भी इसी तरह के बूस्टर लगे होते हैं। तो ये वही रेडियो वेव्स हैं, और ये बूस्टर्स जो हैं वो आपस में भी बड़ी तेज़ी से, ये बड़ी फास्ट कम्युनिकेशन होती है, इसकी मदद से ये वेव्स जो है ट्रांसफ़र होती है। नेटवर्क्स का फ़ायदा क्या है? रिसोर्सेज शेयर होते हैं। एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, लैब में 25 कंप्यूटर्स हैं, सारे के सारे उस प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट निकाल सकते हैं। ये फ़ायदा है, ठीक है। एक सर्वर है, उसकी हार्ड डिस्क पे डेटा सेव कर सकते हैं। सर्वर जब चाहे आपको ब्लॉक कर सकता है, आपको प्रॉक्सीज लगा सकता है कि आप वही चीज़ें इंटरनेट पे सर्फ करें जो आपको यूनिवर्सिटी इजाज़त देती है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है आप नेटवर्क से कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। अगर आप इसमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करें तो आपका बड़ी जल्दी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है इस फील्ड में। रीजंस टू यूज़ अ नेटवर्क, ये मैंने बता दिया आपको। बेसिकली डेटा शेयरिंग है, अगर ये कॉमन बात की जाए तो। लोकल एरिया नेटवर्क हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। एक ख़ास लोकेशन में, एक लैब में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है। वायरलेस एरिया नेटवर्क मीन आप इंटरनेट को समझ लें, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया आप समझ लें, एक सिटी वाइज या एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे ले लें, तो ये है। पर्सनल एरिया नेटवर्क मीन आपने अपना एक ख़ास नेटवर्क क्रिएट कर लिया, अपना एक ख़ास बूस्टर लगा लिया आपने खुद से, यूँ समझ लें, ठीक है। अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली, तो वो आप पर्सनल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस एंड मीडिया ऑन अ नेटवर्क। चले, इसमें मैंने आपको बताया था क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क भी पढ़ना। ये क्लाइंट सर्वर है जो आजकल चल रहा है, यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसका फ़ायदा क्या है? इसमें एक सर्वर है और 5 इसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट है। एक ये सिर्फ मॉनिटर है, यानी एलसीडी लगी, एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर लगे हुए हैं मुकम्मल, एक प्रिंटर लगा हुआ है नेटवर्क के साथ ही। देखिए, प्रिंटर्स भी केबल के ज़रिए शेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है जिसमें हर कंप्यूटर हर एक के साथ कनेक्ट है। 4 कंप्यूटर तो हर कंप्यूटर से 4 केबल्स निकलेंगी, और 3 केबल्स निकलेंगी और कनेक्ट हो जाएंगी। तो बड़ा एक पुराना तरीका और बड़ा फजूल इस लिहाज से कि अगर आपके कंप्यूटर ज़्यादा हो गए तो आप अंदाज़ा करें आप केबल्स कितनी ज़्यादा चाहिए होंगी। अगर 25 कंप्यूटर तो हर कंप्यूटर के साथ 24 केबल्स चाहिए होंगी। इसके लिए 24 चाहिए, इसके लिए 23 चाहिए, इसके लिए 22 चाहिए, इस तरह से। तो काउंट कर लें ज़रा कितनी ज़्यादा बनती है। तो ये इस लिहाज से अच्छा नहीं है। बहरहाल इसकी पॉजिटिव चीज़ ये, अगर स्मॉल नेटवर्क है, 3 ही कंप्यूटर हैं या 2 हैं, तो फिर सर्वर की तो ज़रूरत नहीं है ना, फिर आप डायरेक्ट जोड़ लें। 3 को भी जोड़ लें, 4 तक भी ठीक है। फास्ट कम्युनिकेशन होगी, कोई इसमें सिक्योरिटी नहीं लगी होगी, जल्दी से डेटा आपस में शेयर हो जाएगा, ये फ़ायदा है। सर्वर नहीं भी चल रहा, ख़राब नहीं हुआ, तो कम्युनिकेशन जारी रहेगी। इसी तरह इधर अगर सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया या ख़राब हो गया तो सारे कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो गए। यहाँ पे एक तार ख़राब हो भी गई तो बाकी तारें चल रही हैं। तो ये दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। बहरहाल ओवरऑल थोड़े कंप्यूटर्स अगर ज़्यादा हों तो ये, इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये सबसे बेस्ट मॉडल है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है।
ये ज़ाहिर है आप जो सर्वर बनाते हैं उसमें बेशुमार सॉफ्टवेयर आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि एक पूरा नेटवर्क मैनेज कर सकें। ये हम आगे पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, टीसीपी आईपी। चलिए ये थोड़ा सा देख लें। ये एलटीई के बारे में भी आपने अक्सर सुना होगा। 4G से पहले अगर हम बात करें तो अक्सर हम नेट ऑन करते थे ना, तो शुरू में नेट ऑन करते तो जीपीआरएस लिखा आता था। अब अक्सर आपने देखा होगा कि एलटी लिखा आता है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। रिसेंटली हमें मोबाइल कंपनीज़ की तरफ से ये कहा गया था ना कि आप अपनी पुरानी सिम वापस करें और एलटीई सपोर्टेड सिम ले लें। तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिल जाता है। अगर आप सिम पुरानी रखें और बड़ा अच्छा नेट भी ले लें मोबाइल कंपनी से, महंगा नेट भी ख़रीद लें, तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी जो अपनी सिम है वो एलटीई सपोर्टेड नहीं है। तो ये तो होगी एलटीई। वाईफाई कॉमन चीज़ है, लेकिन इसमें ये देख लें 802.11 ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी डिटेल हम आगे पढ़ रहे हैं। तो वाईफाई जो है वो 802.11 स्टैंडर्ड फॉलो करता है। ब्लूटूथ बड़ी कॉमन चीज़, काफ़ी डिस्कशन हो चुकी हैं। ये देखें UWB इज़ अ नेटवर्क स्टैंडर्ड। ये भी जैसे 802.11 एक स्टैंडर्ड है, इसी तरह ये भी एक स्टैंडर्ड है जो दो डिवाइसेस को शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स में कम्युनिकेशन में मदद देता है हाई स्पीड पे। तो इतना ही काफ़ी है। शॉर्ट रेंज में हो आप, बिल्कुल करीब करीब हो, और आप हाई कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, तो ये UWB अल्ट्रा वाइड बैंड है। इसी तरह इंफ्रारेड है। ये ब्लूटूथ से पहले हमने तो काफ़ी यूज़ किया, आपने शायद यूज़ ना किया हो। जब ब्लूटूथ नहीं था तो मोबाइल्स में इंफ्रारेड की सपोर्ट होती थी, तो दो मोबाइल्स को हम बिल्कुल एक दूसरे के पास रख देते थे, बिल्कुल पास जोड़ देते थे, तो ये इंफ्रारेड वेव्स के ज़रिए वो अपना डाटा जो है वो शेयर कर लेते थे। RFID के बारे में मेरी एक वीडियो मौजूद है, वो ज़रूर देख लें। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको शॉपिंग मॉल में शर्ट्स के ऊपर लगे हुए टैग की दी थी। NFC याद होगा, एक दफ़ा मैंने टास्क दिया था आपको, चले आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोटोकॉल। ये बेसिकली प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स। ये कोई डिवाइस नहीं है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन होगी, किसकी, सबकी नहीं, सिर्फ RFID की। RFID जो मैंने आपको बताया शर्ट्स के ऊपर टैग लगे होते हैं, ये RFID, ये RFID की वेव्स। इस तरह आपको कहीं पे भी सिंबल नज़र आए तो समझे RFID। ये देखें, नीचे देखें, ये देखें, ये तो ये RFID जो है, ये इस तरह के आपको सिग्नल्स नज़र आएंगे तो समझे RFID है। RFID किस तरह से काम करता है, इसको कहते हैं NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये NFC बताएगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतने काफ़ी है। तो ये अगेन वही सिग्नल्स। चलें, ये केबल्स का थोड़ा देख लें। आजकल DSL यूज़ हो रही है। ये केबल कौन सी है भला? अगर आपके मोहल्ले में कोई इंटरनेट केबल प्रोवाइड करने वाला है, तो जब आप उससे केबल लेते हैं, ये वो केबल होती है। तो इसकी स्पीड आप देख लें, यहाँ पे ज़्यादा शो हो रही है 256। अच्छा, एक और चीज़ समझ लें, जब आपको स्मॉल बी नज़र आए ना, स्मॉल बी, तो ये बिट्स होती हैं। अगर बड़ा बी नज़र आए तो बाइट्स होती हैं। 256 किलो बिट्स पर सेकंड, ये याद रखना है। 252 मेगा बिट्स पर सेकंड। DSL का देखें, इससे कम है, 256 किलो बिट्स पर सेकंड टू 8.45 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो ये DSL बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ये बेसिकली इससे पहले एक केबल होती थी, वो बड़ी ही फजूल सी थी। उसका नाम आई थिंक्स के भी आगे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जब DSL आई तो उसने धूम मचा दी थी, काफ़ी ज़्यादा स्पीड थी DSL की, तो इस वजह से अब देखें DSL में भी अब यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स आ गई है। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड जो है बढ़ गई है। अच्छा, ये ISDN ये अप टू 1.54 मेगाबिट्स पर सेकंड। FTTP ये केबल्स की टाइप्स ही हैं, 5 मेगाबिट्स टू 300, ये सबसे आगे निकल गई है। चलें, फ्रैक्शनल T1 ये भी यूज़ की हुई है, काफ़ी स्लो, 128 किलो बिट्स से 768 किलो बिट्स सिर्फ T1। ये मेरे ख्याल है ये भी कम है, 1.2
544 मेगाबिट्स पर सेकेंड, T3 44। तो 622 ATM, देखें ये एक ATM भी है, केबल की एक टाइप है ATM। इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा 622 तक, कैन रीच 10 गीगाबिट्स तक। तो ये 10 गीगाबिट्स तक भी जा सकती है। DSL ADC, DSL फ़िलहाल हमारे लिए DSL और ADCL सेम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझ लें, शुरू में मैंने आपको बताया था डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम भी पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है, इसको डाउन लिंक और अप लिंक भी बोला जाता है। हम जब नेट लेते थे तो हमें बताया जाता था कि आप जो नेट यूज़ कर रहे हैं इसकी डाउन स्पीड इतनी है, अप स्पीड इतनी है, या डाउन लिंक कितना है, अप लिंक कितना है। इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर से इंटरनेट की दुनिया में, यानी आप कोई चीज़ अपलोड अगर करेंगे तो आपको इतनी स्पीड मिलेगी, और अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करेंगे तो आपको इतनी स्पीड मिलेगी। तो ये डाउन स्ट्रीम है, यही डाउन लिंक है, यही डाउन अप स्ट्रीम है, यही अप लिंक है। ठीक है, आपके कंप्यूटर से इंटरनेट की दुनिया में जाना अप लिंक, और इंटरनेट की दुनिया से हमारे कंप्यूटर पे कोई चीज़ आना या डाउनलोड होना, ये डाउन स्ट्रीम। तो ये देखें ADSL मॉडेम, आप किसी भी कंपनी से जब आप कनेक्शन लेते हैं लाइक PTCL से, तो वो अपना मॉडेम आके लगाते हैं। तो वो जिस तरह की उनकी केबल होती है, लाइक ADSL ही केबल होती है, तो वो फिर ADSL ही केबल मॉडेम लगा के जाते हैं। इसी तरह मैंने काफ़ी कंपनीज़ की डिवाइसेस यूज़ की, QB की डिवाइस यूज़ की, उनकी अपनी एक डिवाइस थी। इसी तरह वतीन वालों का नेट यूज़ किया, उनकी अपनी एक डिवाइस थी। इसको रहने दें, केबल मॉडेम, DSL मॉडेम। वायरलेस मॉडेम आप इसको यूँ समझ लें जैसे आजकल Zong 4G डिवाइस है, आप अपने कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो वो उसमें सिम भी होती है, वो डायरेक्ट Zong वालों के साथ कनेक्ट हो जाती है। इस डिवाइस को देख के मुझे एक चीज़ याद आ रही है, स्टार्ट में जो कंप्यूटर्स आते थे उनमें ब्लूटूथ की सपोर्ट नहीं होती थी, तो अक्सर उनके साथ डेटा शेयर करना हो, वाईफाई भी इतना कॉमन नहीं था ना, तो हम क्या करते थे, मार्केट से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलती थी, वो कंप्यूटर्स के साथ लगा देते थे। उससे क्या होता था, आपका मोबाइल या आपकी कोई भी डिवाइस आपके सिस्टम के साथ, जो डेस्कटॉप सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट रहता है। ये भी इसी तरह की कोई डिवाइस है, आपको किसी तरह के सिग्नल्स चाहिए, आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मार्केट से USB ले आए उस डिवाइस की, तो उसके बाद आपका कंप्यूटर जो है वो सिग्नल सपोर्ट करने लग जाएगा। वायरलेस सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन अभी भी एक बात ज़हन में रखें कि वायरलेस कम्युनिकेशन आज भी स्लो है वायर्ड कम्युनिकेशन से, आज भी अनसिक्योर है वायर कम्युनिकेशन से। हाँ, लेकिन सस्ती है। वायर कम्युनिकेशन सम टाइम पॉसिबल नहीं होती, लाइक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेशन है। वैसे तो उसके सोल्यूशन भी निकल आए हुए हैं। आपने अक्सर सुना होगा समुंदर के नीचे जो फाइबर ऑप्टिक बिछी हुई है, वो भी इसीलिए बिछाई गई है कि कम्युनिकेशन को अच्छा फास्ट किया जा सके, सिक्योर किया जा सके। तो ये है, लेकिन ये आपके सामने जो एक्सेस पॉइंट को भी आप लाइक इस तरह के राउटर टाइप की चीज़ कह सकते हैं। एक सेंट्रल कम्युनिकेशन एक्सेस पॉइंट है, इसके साथ केबल भी लग जाती है, और ये देखें ये केबल की ऑप्शन है, और ये वायरलेस ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो ये वायरलेस भी कनेक्ट हो जाता है, इसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें खुद ही। चलें, बैंडविड्थ अक्सर नाम सुना है बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन दैट कैन ट्रैवल ओवर ट्रांसमिशन मीडिया सम टाइम इज कॉल्ड बैंडविड्थ। कितना डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, इसको बोला जाता है बैंडविड्थ। कितनी देर में ट्रांसफ़र होगा, ये लेटेंसी है। ठीक है, दोबारा सुने, कितना डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है आपके नेटवर्क पे, यानी आपकी जो केबल है वो कितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है, वो बैंडविड्थ है, और कितनी देर में करेगी, वो लेटेंसी है। आमतौर पे जो हम MBPS कहते हैं ना, मेगा बिट्स पर सेकंड, ये बैंडविड्थ और लेटेंसी इकट्ठे ही है इसमें। इसमें हमें ये भी बताया जा रहा है कितना डेटा ट्रांसफ़र होगा, कितनी देर में होगा, ये भी बताया जा रहा है। चलें, केबल्स की टाइप सुन लें, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। ट्विस्टेड पेयर अब तो कॉमनली यूज़ नहीं होती, हमने यूज़ की, ये बड़ी स्लो थी, सबसे फारिग तरीन केबल थी ये अगर आपने बचपन में टेलीफोन्स देखे हों तो वो टेलीफोन की जो केबल होती थी, ये वो केबल नहीं है जो छतों पे लगाई होती है, उस पर कपड़े टांगे होते हैं सोने के, नहीं, वो बड़ी मज़बूत केबल होती है। ये वो केबल है जो टेलीफोन के सेट में लगी होती है। अब याद है, बड़ी कमज़ोर सी होती है, हाथ से भी इसको तोड़ सकते हैं। ये होती थी ट्विस्टेड पेयर केबल, अब इतनी यूज़ नहीं होती। कोएक्सियल केबल, अगेन ये जो घरों में केबल केबल नेट या अपने टीवी के साथ जो काले रंग की गोल सी केबल लगवाते हैं ना,
उससे आपके टीवी पे बहुत से चैनल्स आने लग जाते हैं। 200 रुपीज़ महीने का आप देते हैं, ये वही कोएक्सियल केबल ही होती है। तो ये इंटरनेट वाले भी यही केबल यूज़ करते हैं जब आप उनसे मांगते हैं इंटरनेट। अब तो मुझे नहीं आइडिया, मैंने यूज़ किया हुआ इंटरनेट केबल, तो इसको बोला भी इसलिए जाता है इंटरनेट केबल, ये कोएक्सियल केबल ही यूज़ होती है। फाइबर ऑप्टिक अब पीटीसीएल ने अपनी सारी जो हैं इनकी ब्रांचेस कह लें या एक्सचेंजेस कह लें, वो फाइबर पे हो गई हैं। अब आप कनेक्शन ले तो फाइबर की तार बिछाते हैं आपके एरिया में और आपको उसी से कनेक्ट करते हैं, तो आपकी स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वही फाइबर ऑप्टिक है जो मैंने बात की थी, समुद्र के नीचे कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए बिछी हुई है। चलें इनकी थोड़ी सी देख लें। ट्विस्टेड पेयर को देखें, इसमें 3 टाइप्स हैं, 10 बेस टी ईथरनेट। ठीक है, इसकी स्पीड देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 1 गीगाबिट्स पर सेकंड है। वो एक्सेल की देखें ज़रा, इसकी कम है लेकिन पायदारी इसमें शायद ज़्यादा है। तो एक्सेल में 10 मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है, सही है। इसका मतलब ट्विस्टेड पेयर में वैराइटीज़ आ गई हैं नहीं। चलें फाइबर ऑप्टिक में देखें, 100 जीपीपीएस तक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड जो है फाइबर की है, 100 गीगाबिट्स पर सेकंड तक सपोर्ट। ये तो होगी ना वायर्ड कम्युनिकेशन, तो इसमें सबसे नंबर 1 जो है फाइबर है। ये आ गई वायरलेस, तो इसमें स्टैंडर्ड्स देख लें। आपको याद होगा मैंने बताया था वाईफाई कौन सा यूज़ करता है, 802.11। अब पता नहीं ABCG कौन सा यूज़ करता है, ये चेक करते हैं हम। चलें फ़िलहाल ये ब्रॉडकास्ट रेडियो, यानी कि वाईफाई भी जो यूज़ होती है वो ब्रॉडकास्ट रेडियो टेक्नोलॉजी ही यूज़ होती है। ये इंफ्रारेड की स्पीड देखें ज़रा, 115 kbps से 4। हाँ, इसकी रेंज भी कम है, स्पीड भी कम है। ब्लूटूथ देखें, 1 Mbps से 24 तक। अच्छा, ये ब्लूटूथ भी एक स्टैंडर्ड है, और इसी तरह 802.11b एक अलग स्टैंडर्ड 11 तक जाता है। ये 11A जो है वो 54 Mbps तक जाता है। जी जो है वो 54 Mbps, एन जो है वो 307 गीगाबिट्स पर सेकंड। ये आपने याद रखना है, 802.11 AD। UWB ये हमने पढ़ा, ये 480 Mbps तक। चलें आगे देखें, सेलुलर रेडियो में आप देखें, ब्रॉडकास्ट रेडियो या सेलुलर रेडियो। ठीक है, सेल फ़ोन में 4G चल रहा है, वैसे तो 5G का भी कामयाब तजर्बा हो चुका है, लेकिन अभी आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है सेलुलर रेडियो। तो सेलुलर रेडियो में 4G टेक्नोलॉजी चल रही है अप टू 100 Mbps। ठीक हो गया, तो ये ज़रा याद कर लें, ब्रॉडकास्ट रेडियो, सेलुलर रेडियो और माइक्रोवेव रेडियो। ठीक है, चलो सेव सेव, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट को आप देखें, अप टू 2.56 टेरा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, गीगा से भी ज़्यादा, गीगा के बाद टेरा बाइट आता है, तो ये टेरा बिट्स पर सेकेंड। चलें आगे चलते हैं। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का चैप्टर। इसमें कोशिश करें आप थोड़ा सा नेटवर्क्स के चैप्टर को ज़रा डिटेल में पढ़ें, इसको ज़रा डेप्थ में पढ़ें, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।